नमस्कार। यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी साहित्य की वीडियो क्लासेस हम करने जा रहे हैं। ये क्लास 1 है। ये क्लास इंट्रोडक्शन टाइप की होगी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो 500 नंबर का होता है, 250 प्लस 250। तो उसमें हमें कम से कम 300 प्लस मार्क्स लाने ही होंगे अगर हमें प्रॉपर आईएएस में जाना है। यूपीएससी में केवल 1 मार्क से 8 से 10 रैंक फैल सकता है एक इंसान, और प्रॉपर आईएएस से लास्ट की जो रैंक होती है वो केवल 100 नंबरों का फासला होता है। तो इसलिए अगर हमें प्रॉपर आईएएस में आना है तो 300 प्लस मार्क्स तो आने ही पड़ेंगे। ओवरऑल हम देख लेते हैं, जैसे कि 2025 मार्क्स का जो पूरा पेपर रहता है उसमें हमें कम से कम 1050 मार्क्स तो लाने ही होंगे। अब जो 1050 मार्क्स हम कैसे लाएंगे वो देख लेते हैं। जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उनमें हम 410 ला सकते हैं हाईएस्ट। ऐसे में हम 160 नंबर हाईएस्ट लाएंगे, और इंटरव्यू में हम हाईएस्ट 175 मार्क्स। तो इनका टोटल कितना हुआ? 745। अब 1050 में से 745 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 305। तो 305 के आसपास हमारे ऑप्शनल में लाना हमें कंपलसरी है अगर हमें प्रॉपर आईएएस में सिलेक्शन लेना है। हिंदी साहित्य इस हिसाब से क्यों बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा ये हम देख लेते हैं। अभी तक इतिहास में 300 प्लस मार्क्स केवल 2 स्टूडेंट के आए हैं, 301 और 310। राजनीति विज्ञान में 1 स्टूडेंट के 312। भूगोल में भी 1 के भी नहीं आए हैं, हाईएस्ट है 291। दर्शन शास्त्र में 1 स्टूडेंट के आए हैं, 311। और अगर बात करें हिंदी साहित्य की तो आप देख सकते हैं 300 प्लस मार्क्स 11 स्टूडेंट के आ चुके हैं, 290 से 309 स्टूडेंट के आ चुके हैं, और 275 से 297 स्टूडेंट के आ चुके हैं। ये हम डीओपीटी की वेबसाइट पर पिछले 10 सालों की हिंदी माध्यम विद्यार्थी की मार्कशीट देख सकते हैं। ध्यान देना हुआ यहाँ पर हिंदी माध्यम विद्यार्थी की ही देखें, अंग्रेजी माध्यम की नहीं। तो इस हिसाब से हिंदी माध्यम हमारे लिए एक अच्छा विषय रह सकता है। हिंदी माध्यम में स्कोर हाई क्यों रहता है, इसकी कुछ वजह भी हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य का जो परीक्षक होता है वो सहृदय माना जाता है। दूसरी बात यह है कि साहित्य मैथ की तरह ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है। अगर हमने कुछ पढ़ा भी नहीं हुआ है तो हम उसका भी उत्तर दे सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको अपडेट नहीं करना होता। अगर एक बार आपने इसको कब पढ़ लिया तो इसको अपडेट नहीं करना, जबकि मैथ इकोनॉमिक्स को आपको अपडेट भी करना होगा। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से हमें हिंदी साहित्य होना चाहिए और जिसमें हाई स्कोर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य पढ़ने की एक ही अनिवार्यता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपकी भाषा शैली में अशुद्धियाँ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप बताइए कि इन 3 शब्दों में कितने शब्द सही हैं और कितने गलत हैं। ये तीनों ही शब्द गलत हैं। आइए इन्हें देखते हैं कि सही क्या होगा। सही होगा उज्ज्वल, दोनों जा आधे होंगे। अतिशयोक्ति में क्या होगा? अतिशय प्लस योक्ति, यानी कि अतिशयोक्ति। इसमें शादा ना होकर के पूरा होता है। श्रृंगार में श्रृंगार, तो इसका सही क्या होगा? श्रृंगार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है हिंदी और एक है साहित्य। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है जो हमारे उत्तरी भारत में 9 से 10 राज्यों में बोली जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। मोटे तौर पर हिंदी का यही अर्थ है। अब बात करते हैं साहित्य की। साहित्य क्या है?
बात करते हैं वाङ्मय से। वाङ्मय का अर्थ होता है वाक प्लस में। वाक का मतलब होता है भाषा। भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वाङ्मय कहलाती है। पर हम इस सब्जेक्ट में ये देखेंगे कि मौखिक या लिखित भाषा में की गई कोई भी अभिव्यक्ति वाङ्मय कहलाता है। यह वाङ्मय का अर्थ हम सीमित अर्थ से लेंगे। भाषा के दो अर्थ हो सकते हैं, व्यापक और सीमित अर्थ। व्यापक में सभी अर्थ आ जाएंगे, सांकेतिक भाषा, पशु पक्षियों की भाषा। लेकिन सीमित अर्थ में मौखिक और लिखित या मुद्रित भाषा आएगी। तो हम हमारे हिंदी साहित्य में जो भाषा का अर्थ लेंगे वो सीमित अर्थ से लेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? मौखिक या लिखित रूप में की गई कोई भी अभिव्यक्ति भाषा कहलाएगी। वाङ्मय में 2-3 तरह का हो सकता है, जिनमें एक प्रकार है साहित्य। 3 प्रकार क्या है? एक वार्ता, दूसरा शास्त्र, तीसरा साहित्य। वार्ता में शब्द का महत्व अर्थ से कम होता है। वार्ता में अर्थ का महत्व ज़्यादा होता है। शास्त्र में शब्द का महत्व ज़्यादा होता है और अर्थ का महत्व कम होता है। और साहित्य में शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। यहाँ पर कभी शब्द का महत्व ज़्यादा होता है और कभी अर्थ का महत्व ज़्यादा होता है। तो इन तीनों की आप परिभाषा लिख सकते हैं। साहित्य। साहित्य वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। साहित्य वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। वार्ता की परिभाषा लिख सकते हैं। जहाँ केवल अर्थ का महत्व होता है, शब्द का नहीं, वह वार्ता कहलाता है। इसलिए हम शब्दों को बदल बदल कर भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं। इससे अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अब शास्त्रीय परिभाषा लिख सकते हैं। शास्त्र वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। इसलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य। जिस रचना में ये तीनों कसौटियाँ पूरी हों वह साहित्य है। कौन कौन सी कसौटियाँ? शब्द अर्थ की प्रतिस्पर्धा हो, जिसमें समाज के व्यापक हित की भावना हो। साहित्य का ही मतलब क्या होगा? सा प्लस हित, जिसमें समाज का हित हो। तीसरा, रमणीयता या सौंदर्यता, यानी कि एस्थेटिक। तो यह 3 चीज़ जिसमें होंगी वह साहित्य कहलाएगी। और जिस रचना में तीनों कसौटियाँ पूरी नहीं हो वह साहित्य नहीं कहला सकता। जैसे कि फिजिक्स साहित्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रमणीयता नहीं है, उसमें केवल फैक्ट्स है। अब साहित्य की परिभाषा लिख सकते हैं आप। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। उसमें समाज के व्यापक हित की भावना हो। उदाहरण के लिए तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य इस प्रतिमान पर महान साहित्य है। दूसरा, उसमें रमणीयता या सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। बिहारी और अज्ञे का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण है। तीसरा, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व ना हो और शास्त्र की तरह केवल शब्द का अत्यधिक महत्व ना हो, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। तो ये हुआ हमारा साहित्य। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वस्तुनिष्ठ, एक होता है आत्मनिष्ठ। हिंदी साहित्य में ये 2 शब्द का आपको काफ़ी प्रसिद्ध मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब है ऑब्जेक्टिव और आत्मनिष्ठ का मतलब है सब्जेक्टिव। तो जो चीज़ मेरी आंख में है, मेरे मन में है, मेरे विचार में है, जो मुझे ही सही लग रही है, तो वो आत्मनिष्ठ हो जाएगी मेरे लिए। और जो सबको ही माननी पड़ेगी, जो बाहर है, जो निश्चित है, वो ऑब्जेक्टिव मानी जाएगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर हम बात करें फैक्ट की, तो फैक्ट होगा आपका वस्तुनिष्ठ। और अगर बात करें ओपिनियन की, तो ओपिनियन होगा आपका आत्मनिष्ठ। हम देख सकते हैं वस्तुनिष्ठता का चरम क्या हो सकता है? मैथ सब्जेक्ट। और आत्मनिष्ठता का चरम क्या हो सकता है? साहित्य विषय। अब साहित्य 3 प्रकार हो सकता है, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। चंपू काव्य हमें
नहीं पढ़ना, हमें पद्य और गद्य पढ़ना है। तो पद्य क्या हो सकता है, कविता या काव्य जिसमें तो हो, छंद हो और लय हो, लय यानी रिदम, गद्य यानी प्रोस, जिसमें लय ना हो, जिसकी भाषा व्याकरणों के नियमों से बनी हुई हो, वो गद्य है। और जिसमें हम व्याकरण के नियम तोड़ सकते हैं, जिसमें व्याकरण के नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है, वो पद्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं गद्य और पद्य में क्या अंतर हो सकता है। गद्य, आज 7 अप्रैल है, हिंदी साहित्य की पहली कक्षा है, हम सब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम सहजता व रुचि से पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका गद्य। और इसी को ही पद्य में कैसे लिख सकते हैं, 7 अप्रैल है आज, पहली कक्षा है आज हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं हम, सहजता व रुचि से पढ़ रहे हैं हम। तो चीज़ वही है, इसमें ले आ गई है तो ये पद्य बन गया, और इसमें ले नहीं है तो ये गद्य है। अब प्रश्न बनता है कि पद्य और गद्य को अलग करने वाला एक तत्व बताइए, जो केवल एक तत्व ही काफ़ी है पद्य और गद्य को अलग अलग करने हेतु। तो वो क्या होगा, वो तत्व होगा आपका ले। अब यहाँ से अब हम क्या पढ़ेंगे, गद्य पढ़ेंगे। हमने शुरू में क्या पढ़ा, वांग्मय, फिर वांग्मय को हमने देखा भाषा के आधार पर, इसका अर्थ होता है व्यापक अर्थ और इसका सीमित अर्थ। सीमित अर्थ में क्या क्या होता है, वार्ता, शास्त्र, साहित्य। साहित्य में भी 3 चीज़ें आती हैं, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। तो हमने वांग्मय से शुरू किया था और गद्य पे आ गए हैं, अब हम गद्य को पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, वांग्मय, फिर साहित्य, अब गद्य। अब हम इस गद्य को पढ़ेंगे। अब गद्य, अब गद्य कितने तरह का हो सकता है, कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य और अन्य विधाएं। तो कथात्मक गद्य में क्या आ जाएगा, जिस गद्य में कहानी हो, तो या तो कहानी या उपन्यास, तो ये 2 विधाएं किस में जाएंगी, कथात्मक गद्य में। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। गद्य, दृश्य प्रधान गद्य, इसमें जाएगा आपका नाटक, इसमें दृश्य होता है। विचार प्रधान गद्य, जिसमें विचार प्रधान होते हैं, एक निबंध और एक आलोचना। निबंध का मतलब क्या होगा, सीधे सीधे विचारों की श्रृंखला, इसमें कोई चरित्र पात्र नहीं होता। और आलोचना क्या होगा, समालोचना और समीक्षा, इसे इंग्लिश में क्रिटिसिज्म कह सकते हैं। और जो बाकी की विधाएं हैं वो अन्य विधाओं में आ जाएंगी, जैसे कि आत्मकथा या जीवनी। आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी अन्य के द्वारा लिखी जाती है। संस्मरण या रेखा चित्र, डायरी, पत्र साहित्य, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज। रिपोर्टाज क्या होता है, साहित्य तरीके से रिपोर्ट करने को रिपोर्टाज कहते हैं। अब हमारे सिलेबस में जो है हम वो देख लेते हैं। कहानी, हमारे पास प्रेम मंजूषा प्रेमचंद जी की, एक दुनिया समांतर पुस्तक राजेंद्र यादव संपादक जी की। उपन्यास में महाभोज मनु भंडारी एक, दूसरा दिव्या जिसके लेखक हैं यशपाल, तीसरा गोदान प्रेमचंद, चौथा मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। बात करते हैं नाटक की। भारत दुर्दशा हरिश्चंद्र, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। निबंध चिंतामणि एक, चिंतामणि में 2 निबंध पढ़ना है, कविता क्या है और श्रद्धा भक्ति, और दूसरा निबंध निलय, इसमें आपको 7 निबंध पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपकी हिंदी साहित्य की पहली क्लास समाप्त होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम हिंदी साहित्य का कोर्स किस तरह करेंगे, इसका क्रमानुसार क्या होगा। सबसे पहले हम गद्य पढ़ेंगे जो 40 दिन में ख़त्म करेंगे हम, फिर उसके बाद हम पद्य पढ़ेंगे जो लगभग 60 दिन में होगा, और उसके बाद भाषा पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य का आप सिलेबस उठा लीजिए और मैच करिए। पेपर 1 खा भाग देखिए, उसमें पॉइंट नंबर 3 पे जाइए, उसमें पॉइंट घा देखिए और डा देखिए जो कहानी से रिलेटेड है। और इधर पेपर 2 पे पार्ट का खा पे आ जाइए जो गद्य है, इसमें प्रेमचंद और राजेंद्र यादव, इन 2 को हम साथ साथ निपटा लेंगे तो ये हमारी कहानी निपट जाएगी। फिर बढ़ेंगे 3 के ही का खा गा पे जो उपन्यास से संबंधित हैं, और इधर 2 खा में गोदान दिव्या मेलांचल और महाभोज, ये हम इनको साथ साथ कवर कर लेंगे। फिर पॉइंट 4 का आप का खा गा देखिए जो नाटक से संबंधित है, और इधर
पेपर 2 में हम भारत दुर्ग आषाढ़ का एक दिन और स्कंदबोध उनको साथ साथ कर लेंगे। तो पेपर 1 और 2 हम साथ साथ ही करते चलेंगे। पॉइंट 5 और 6 आलोचना और निबंध ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा गद्य हो जाएगा। अब इसके बाद हम पद्य पढ़ेंगे। पद्य हमारा लगभग 60 दिनों में होगा। पेपर 1 फर्स्ट का खा में हम पॉइंट नंबर 2 देखेंगे और इधर पेपर 2 के क पार्ट में हम पद्य देखेंगे जिन्हें हम साथ साथ करते जाएंगे। खा में कबीर, सूरज, तुलसी, जायसी, गा में बिहारी, फिर गा, फिर डा में मैथिली शरण, जयशंकर, निराला, दिनकर, आज्ञे, मुक्तिबोध और नागार्जुन। तो इन्हें हम इस तरह से कवर करते चलेंगे। फिर उसके बाद हम पेपर 1 का भाग देख लेंगे जो भाषा के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आपकी हिंदी साहित्य की वैकल्पिक विषय की क्लास 1 कंप्लीट होती है। आपका होमवर्क रहेगा 2 कहानी पढ़ना है आपको, केवल जस्ट रीडिंग मारनी है। पहली है ईदगाह, जो आपको प्रेमचंद जी की पुस्तक प्रेम मंजूषा में मिल जाएगी, और दूसरी है आपकी बूढ़ी काकी। ये 2 कहानी आपको जस्ट रीडिंग करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।